ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड सांग को देखते हैं जो एक डॉक्टर होती है और अपनी फ्रेंड शिया से बात करते हुए हॉस्पिटल आती है और उसे बताती है, मेरी फैमिली ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है पर मैंने उनसे कह दिया कि मैं बिजी हूँ, जिससे उन्होंने उसके लिए हॉस्पिटल में ही डेट के लिए कहा है। शिया पूछती है, वो लड़का करता क्या है? सैंग बताती है, वो एक सोल्जर है। तभी सैंग अचानक से आगे देखती है और डर जाती है, जिससे उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। दूसरी तरफ मेल लीड जू अपनी ग्रैंडमा से बात करते हुए हॉस्पिटल आता है और पूछता है, क्या वो लड़की एक डॉक्टर है? तभी जू की नजर वहां मौजूद सैनिकों पर जाती है जो इधर उधर भाग रहे होते हैं। तो जू कॉल कट करके एक सैनिक से पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सैनिक जू से कहता है, आपने तो छुट्टी ली थी तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता है यहाँ एक क्रिमिनल छुपा है? हम उसी को ढूंढने आए हैं। इधर क्रिमिनल सैंग के गले पर चाकू रख के उसे डराने लगता है, जिससे सभी पीछे हटने लगते हैं। तभी वहां जू आता है और उस क्रिमिनल को रोककर सैंग को वहां से जाने को कहता है। फिर जू उस क्रिमिनल को मारता है और सैंग के पास आकर पूछता है, तुम ठीक हो ना? तब सैंग उसे देखते ही रह जाती है और अचानक से उसकी नजर जू के हाथ पर जाती है जहां खून बह रहा होता है। तो सैंग उसकी केयर करते हुए बोलती है, तुम्हें चोट लगी है? जू बोलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। पर सैंग उसे अपने कैबिन ले जाती है और उसकी चोट को साफ करने लगती है। तब जू उसे प्यार से देखकर थैंक्स बोलता है तो सैंग भी बदले में थैंक्स बोलती है और उसे बैंडेज लगाने लगती है। तभी जू के मोबाइल पर एक कॉल आता है और वो जल्दी से वहां से निकल जाता है। सैंग उसके पीछे जाती है और उसे रोक कर कहती है, बैंडेज बदलवाने के लिए जरूर आना। ये सुनकर जू स्माइल करता है और चॉपर पर बैठ के वहां से चला जाता है और इन दोनों को ही ये बात पता नहीं चलती है कि आज इनकी डेट थी। फिर जू सैंग को मैसेज करके बताता है, आज मैं बिजी हूँ इसलिए तुमसे फिर कभी मिलूंगा। सैंग भी मैसेज करती है, आज मैं भी बिजी थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सैंग जू का वेट कर रही होती है और सोचती है, पता नहीं वो अपनी बैंडेज चेंज करवाने कब आएगा। तभी वहां एक नर्स जिया आती है और सैंग से पूछती है, क्या आप आज नहीं जाएंगी या किसी का वेट कर रही हैं? तब सैंग एक पेपर पर अपना नंबर लिखकर जिया को देती है और उससे कहती है, अगर वो लड़का वापस आए जिसने मेरी जान बचाई थी तो उसे ये दे देना। तब जिया सैंग को टीज करने लगती है और बोलती है, आप ऐसा कीजिए, अपनी शिफ्ट चेंज करवा लीजिए, इस तरह आप यहाँ देर तक काम कर सकती हैं और उससे मिल भी लेंगी। सैंग बोलती है, बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं बस उससे थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जिया बोलती है, कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये उसे जरूर दे दूंगी ताकि आप खुद से उसकी बैंडेज बदल सकें। ये सुनकर सैंग स्माइल करती है और वहां से जाने लगती है। तभी शिया का मैसेज आता है और वो सैंग को पार्टी में बुलाती है और बोलती है, अगर तुम नहीं आई तो हमारी फ्रेंडशिप खत्म। ये जानकर सैंग परेशान हो जाती है और पार्टी में जाने के लिए रेडी होने लगती है। दूसरी तरफ जू अपने सोल्जर साथी किम के साथ फिर से सिटी में आता है तो वो जू से पूछता है, आप यहाँ क्यों आए हैं? जू बताता है, मुझे कुछ काम है पर मैं जल्दी ही चला जाऊंगा। तभी जू सामने से सैंग को आता देखकर खुश हो जाता है और उसे ही देखने लगता है। तो किम उससे पूछता है कि आपको ये लड़की अच्छी लग रही है, मैं इससे बात करने में आपकी मदद करूं? जो बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए एक सिगरेट लेकर आओ। फिर जो सैंग की तरफ जाने लगता है तभी वो देखता है कि सैंग के पास एक लड़का आता है जो और कोई नहीं, उसका एक्स बॉयफ्रेंड हान होता है। हान सैंग से मिलकर हेलो करता है। सैंग बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब हान कहता है, मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, पर अब मैं बहुत क्लियर हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। सैंग बोलती है, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि तुम और लिली एक परफेक्ट मैच हो, इसलिए तुम्हें मुझे मनाने की जरूरत नहीं। हान बोलता है, पर मैं उसे लाइक ही नहीं करता हूँ, मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी वहां लिली आती है और सैंग पर गुस्सा करने लगती है। ये देखकर हान लिली को चुप रहने को कहता है और खुद सैंग से बात करने लगता है, जिससे सैंग बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहां जो आता है और हान को पकड़ के सैंग से दूर करता है और उसे धमकी देता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। ये सुनकर हान गुस्सा हो जाता है और जो से कहता है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ये बोलकर वो जो को मारने के लिए आगे होता है। जो बोलता है, तुम जिसे परेशान कर रहे हो मुझे उसकी परेशानी से दिक्कत है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर वो हान को मारता है, जिससे हान और लिली डर कर वहां से भाग जाते हैं। तब सैंग और जो एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और सैंग प्यार से जो के चोट वाले हाथ पर मारते हुए उससे कहती है, तुम बहुत हैंडसम हो, जिससे जो को दर्द होता है और उसके मुंह से आह निकलती है। तब सैंग को उसकी चोट की याद आती है और वो सॉरी बोलकर पूछती है, तुम बैंडेज चेंज करवाने क्यों नहीं आए? जो बोलता है, मैं आने का प्लान कर ही रहा था। ये सुनकर सैंग कहती है, ठीक है मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। ये बोलकर वो जो को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आती है और खुद अपने कैबिन में चली जाती है। तब जो सैंग को मैसेज करके बोलता है, मैं आज भी तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए किसी और दिन का प्लान बनाते हैं। तो सैंग भी उसे रिप्लाई करती है, आज मैं भी बिजी हूँ,
तभी जो के पास जिया आती है और जो को सैंग का दिया पेपर देते हुए बताती है, डॉक्टर कब से आपका वेट कर रही थी, पर आप नहीं आए तो वो यहाँ से चली गई। तभी सैंग जिया की आवाज सुनकर जल्दी से जो के पास आती है और उससे पेपर ले लेती है। ये देखकर जो शॉक्ड हो जाता है और जिया सैंग से पूछती है, आपने अब तक ऑफ नहीं लिया है? फिर सैंग जो को अपने कैबिन में बुलाती है और उसे जैकेट निकालने का बोलकर बैंडेज चेंज करने लगती है। तब जो उससे पूछता है, वैसे उस पेपर में क्या लिखा था? सैंग बोलती है, बस मैंने थैंक्स लिखा था। ये सुनकर जो उससे वेलकम बोलता है। फिर वो चुपके से सैंग की पॉकेट से पेपर निकालकर उसे देखने लगता है। तभी सैंग ये देख लेती है और उससे पेपर लेने लगती है, जिससे दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और बेड पर गिर जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहां जिया आती है और उन दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वो सॉरी बोलकर वापस चली जाती है, जिससे सैंग जल्दी से उससे अलग होती है और बोलती है, अपनी जैकेट वापस पहन लो, हमें फूड खाने जाना है। ये बोल के वो उस पेपर को फाड़ देती है। अब समझू को एक रोड साइड होटल पर ले आती है और उसे बैठने बोलती है। तब जू उस जगह को अच्छी तरह देखने लगता है, जिससे संग स्माइल करती है और पूछती है, क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? जू बोलता है, ऐसा नहीं है। फिर उसके बैठने के बाद संग उसे अपना इंट्रो देती है। तब संग का नाम सुनते ही जू को उसकी ग्रैंडमा की बात याद आती है, जो उससे बोलती है, मुझे डॉक्टर संग ही पसंद है, इसलिए तुम्हें उससे ही शादी करनी होगी। तब जू सोचता है, क्या ये एक कोइंसिडेंस है? फिर वो उसे अपना इंट्रो देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी उसका हाथ ड्रिंक से टकरा जाता है, जिससे सारी ड्रिंक संग की ड्रेस पर गिर जाती है। ये देखकर जू उसे सॉरी बोलता है तो संग कहती है, कोई बात नहीं, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ये बोल के वो वॉशरूम चली जाती है। तब जू सस्पिशियस होकर संग को मैसेज करता है और देखता है कि वो मैसेज तो वहीं रखे संग के फोन पर आता है। तब वो समझ जाता है कि ये वही है जिससे वो स्माइल करने लगता है। इतने में संग वहां आती है तो जू बोलता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। संग बोलती है, हाँ बोलो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तो जू जैसे ही बताना शुरू करता है तभी वहां उसके सोल्जर साथी आते हैं और जू को बोलते हैं, एक इमरजेंसी मिशन है, इसलिए आपको जाना होगा। ये सुन ही जू जल्दी से उनके पास जाने लगता है और सांग से कहता है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सब कुछ इतना अचानक से होता है कि सांग को कुछ समझ ही नहीं आता है और वो जू को रोककर पूछती है, तुम मुझसे क्या बात करने वाले थे? जू कहता है, मैं एक मुश्किल मिशन पर जा रहा हूँ, पता नहीं मैं जिंदा बचूंगा या नहीं, पर अगर मैं वापस आया तो मैं खुद तुम्हें बताऊंगा। ये बोलकर जू वहां से चला जाता है। तब सांग उसकी बातों को सोचकर कंफ्यूज्ड हो जाती है और अपना फोन चेक करती है, जहां जू का मैसेज होता है। वो देखकर सांग चिढ़ते हुए बोलती है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो उसे ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट डे सांग अपने कलीग्स और सीनियर्स के साथ मीटिंग में होती है। तब एक सीनियर सबको बताती है, कुछ दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में सोल्जर्स आए थे और उन्होंने हमारी जान बचाई थी, इसलिए अब हमारी बारी है। क्योंकि वो लोग एक खतरनाक मिशन पर गए हैं, इसलिए हम में से कुछ डॉक्टर्स को वहां जाना होगा और उनके कैंपस में रहना होगा। तो बताएं, आप में से कौन कौन वहां जाना चाहता है? तब कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं, वहां जाना तो रिस्की हो सकता है, अगर हम वहां गए और हमारी जान खतरे में आ गई तो? तब सांग खड़ी होती है और सीनियर को बताती है, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। ये देखकर सांग का एक कलीग सू कहता है, मैं भी वहां जाने के लिए तैयार हूं। अब देखते हैं कि जू अपने सोल्जर्स को कमान दे रहा होता है, क्योंकि वो उन लोगों का लीडर होता है। तभी वहां सांग अपने डॉक्टर्स टीम के साथ पहुंचती है और उन सोल्जर्स को देखने लगती है। तब जू सांग का नाम लेते हुए आगे आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। फिर जू सांग से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सांग स्माइल करते हुए कहती है, मेरा काम पेशेंट को ठीक करना है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा बैंडेज बदलने आई हूँ। ये सुनते ही जू हंसने लगता है और सभी लोग भी हंसने लगते हैं। तब एक सोल्जर जू से कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेडिकल टीम में इतनी सुंदर लड़की आने वाली है। क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? ये सुनकर जू उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है, तुम्हें पनिशमेंट दी जाती है, जाकर ग्राउंड का चक्कर लगाओ। ये सुनकर वो कहता है, लेकिन मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। जू कहता है, अगर तुम और देर खड़े रहे तो मैं तुम्हारी पनिशमेंट और बढ़ा दूंगा। ये सुनकर वो वहां से चला जाता है। फिर जू सांग की तरफ देखता है और उसे कैंपस का रास्ता बता देता है, तो सांग अपनी टीम के साथ वहां चली जाती है। थोड़ी देर बाद सांग जू से टकरा जाती है, जिससे उसका सामान नीचे गिर जाता है और वो उसे उठाने लगती है। तब जू उसकी मदद करता है, जिससे सांग उसे देखकर पूछती है, तुम यहाँ हो? ये सुनकर जू कहता है, तो क्या तुम मुझे यहाँ देखना नहीं चाहती थी? सांग बोलती है, ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। जू बोलता है, पर मैं सच में तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता हूँ। सच बोलूं तो मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी की फिक्र है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इधर उधर ना जाकर कैंपस में रहो, क्योंकि तुम जब तक यहाँ हो मेरी जिम्मेदारी हो। ये सब सुनकर सांग थोड़ा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, इसका मतलब है मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ? पर कमांडर, मैं समझ गई हूँ कि मुझे यहाँ वहां नहीं रहना है,
इसलिए मैं अपने कैंपस में जा रही हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिस तरह तुमने मेरी जान बचाई, उसी तरह अगर मुझे मौका मिला तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये बोलकर सांग वहां से चली जाती है और जू उसके बारे में सोचकर स्माइल करने लगता है। अगले दिन जू सोल्जर्स और डॉक्टर्स को कमांड देता है, ये मिशन हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होगा। चाहे हम जिंदा बचे या नहीं, लेकिन अपने दुश्मनों के प्लान को पूरा नहीं होने देंगे। ये सुनकर सभी जोश में हाँ सर बोलते हैं। फिर सभी अपनी अपनी पोजीशन लेते हुए वहां से जाने लगते हैं। तब जू सांग को रोककर उसे एक माइक्रोफोन देते हुए बताता है, इससे हमारे बीच बात होगी, इसलिए अगर तुम्हें कोई भी खतरा लगे तो मुझे कॉल कर लेना। तो सैंग उसे लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दुश्मन गैंग का लीडर गैंग अपने साथियों से कहता है, आज हमें अपने प्लान को पूरा करना ही होगा। तब एक साथी कहने लगता है, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमें संभल कर चलना चाहिए। गैंग कहता है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चुपचाप इस रास्ते पर चलो। तभी जो अपने सोल्जर्स को इशारा देता है और वो लोग गैंग पर हमला कर देते हैं, जिसमें उसके साथी मारे जाते हैं और गैंग सरेंडर कर देता है। वहीं गैंग मौका देखकर जो को पकड़ लेता है और बाकी सोल्जर्स से कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं इसे मार दूंगा। जो कहता है, तुम कुछ भी कर लो पर यहाँ से नहीं जा सकते हो क्योंकि हमने तुम्हें घेर लिया है। इतने में जो सोल्जर्स को गोली चलाने का इशारा करता है और अपना चाकू निकालकर उस पर अटैक करता है, लेकिन तब तक गैंग के हाथ में एक गन आ जाती है। तभी वहां सैंग भी आ जाती है और गैंग उस पर गोली चलाने लगता है, जिससे जो खुद आगे आ जाता है और गोली उससे लग जाती है। वहीं एक सोल्जर गैंग के ऊपर भी गोली चला देता है, जिससे वो मर जाता है और जो सैंग को पकड़े रहता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हुए पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद सैंग को होश आता है और वो देखती है कि जो को गोली लगी होती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और बोलने लगती है, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें कुछ भी होगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, इसलिए तुम डरो नहीं, मैं हूं। ये बोलकर वो जल्दी से अपना फर्स्ट एड का डिब्बा निकालती है और उसमें से एक पतली नाइफ निकालकर उसे लाइटर से गर्म करती है और जो की गोली निकालने लगती है। तब सैंग बहुत डरने भी लगती है। तब तक जो को होश आ जाता है तो सैंग कहती है, तुम्हें थोड़ा दर्द होगा लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी, बस थोड़ी हिम्मत बनाए रखना क्योंकि मैं अपने हॉस्पिटल की सबसे अच्छी डॉक्टर हूं। इसी तरह सैंग उसे अपनी बातों में उलझाए रखकर गोली निकाल देती है। तो जो उससे पूछता है, क्या तुम ऑपरेशन करते हुए हमेशा ही इतनी बातें करती हो? ये बोलकर जो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद सैंग उसका टेम्परेचर चेक करती है और उसे पता चलता है कि जो को तो बुखार है। तो सैंग परेशान हो जाती है और जल्दी से उसकी शर्ट को निकाल देती है। अब देखते हैं कि जो होश में आता है और देखता है कि सैंग उसे हक कर सो रही होती है और उसे बहुत ठंड लग रही होती है। तो जो सैंग को अपनी जैकेट ओढ़ा देता है और वो खुद बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जो हॉस्पिटल बेड पर पड़ा होता है। तब मिंग और उसके सीनियर वहां मौजूद जो के बारे में बात करते हैं। फिर जो को होश आते ही वो उनसे सैंग के बारे में पूछता है, जिससे उनका पोपट बन जाता है। और मिंग जो को बताता है, सीनियर रात दिन करके तुम्हारी केयर कर रहे हैं और तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं, मगर तुम्हें तो सिर्फ सैंग की पड़ी है। ये सुनकर सीनियर रोने लगते हैं और मिंग से कहते हैं, कोई बात नहीं, हमारी वैल्यू ही किसे है। फिर सीनियर जो को बताते हैं, सैंग तो कल ही ठीक हो गई थी और वो अपने हॉस्पिटल वापस चली गई है, इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर जो बोलता है, ये जानकर अच्छा लगा कि सैंग ठीक है। फिर सीनियर मिंग और दूसरे सोल्जर से बोलते हैं, तुम लोग इतने दिनों से फ्रेश नहीं हो, इसलिए यहाँ जाकर नहा लो। जिसके बाद मिंग वहां से चला जाता है। तब सीनियर खुश होकर जो को एक लेटर देते हुए बताते हैं, ये डॉक्टर सैंग ने तुम्हारे लिए दिया है। फिर क्या? जो वो लेटर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है, ये मेरा नंबर है और मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे ठीक होते ही मुझे तुमसे ट्रीट चाहिए। ये पढ़कर जो स्माइल करने लगता है और सैंग को मैसेज करता है। वहीं दूसरी तरफ सैंग अपने मोबाइल पर मैसेज देखती है और उसे समझ आता है कि उसने जिसे ब्लॉक किया था वो जो का ही नंबर था। फिर वो दोनों एक दूसरे को वॉइस मैसेजेस और चैट करने लगते हैं। वहीं जो उससे कहता है, मैं वापस आने के बाद तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा, इसलिए दोबारा मेरा नंबर ब्लॉक मत करना। तो सैंग स्माइल करने लगती है और बोलती है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तभी जो के पास उसका भाई फैंग आता है और उसका मोबाइल छीन कर कहता है, मैंने तो आपकी ये साइड कभी देखी ही नहीं थी जहां आप किसी से इतने प्यार से बात करते हैं। ये सुनकर जो उसे सैंग के बारे में सब बताता है कि वो एक डॉक्टर है और उसके साथ मिशन का हिस्सा थी। ये जानकर फैंग कहता है, इसका मतलब है सैंग मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ है। ये सुनकर जो के सीनियर स्माइल करने लगते हैं। उधर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्स सैंग को देखकर बातें करने लगते हैं कि उसके और डॉक्टर सू के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए वो दोनों एक साथ मिशन पर गए थे। ये सुनकर सैंग कंफ्यूज होने लगती है। फिर वो अपनी एक कलीग से पूछती है, ये लोग क्या र्यूमर्स फैला रहे हैं? तब वो सैंग को बताती है,
इन्हें लगता है तुम और सू एक दूसरे को डेट कर रहे हो, पर मुझे पता है तुम्हारा टेस्ट सू तो नहीं हो सकता है। ये सुनकर सैंग कहती है, तुम बिल्कुल सही सोचती हो। तभी सैंग का माइक्रोफोन आवाज करने लगता है, जिसे लेकर वो साइड चली जाती है। तब जो उसे बताता है, मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ, वहां से आकर तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। ये सुनकर सैंग परेशान हो जाती है और बोलती है, तुम अभी अभी तो ठीक हुए हो, फिर तुम्हें वापस से मिशन पर जाने की क्या जरूरत है। जो बताता है, ये एक छोटा सा मिशन है। फिर वो लोग बात करना बंद कर देते हैं। अब सैंग हॉस्पिटल से जाने लगती है, तब बाहर सू उसका वेट कर रहा होता है। तो सैंग पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सू उसे वाटर बॉटल देते हुए कहता है, मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा था ताकि तुम्हें सॉरी बोल सकूं, क्योंकि सभी हमारे बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं। सैंग कहती है, कोई बात नहीं, लोगों का तो काम ही है बकवास करने की, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर सू उसे डिनर पर चलने को कहता है, तो सैंग भी जाने के लिए मान जाती है। इधर मिंग जो से बोलता है, आपको पता है मैं आपके लिए बहुत डर गया था, क्योंकि आपको गोली लगी थी और हम आपको ढूंढ भी नहीं पा रहे थे। जो बोलता है, कोई नहीं, आखिर मैं जिंदा तो हूं ना, और अब तुम लोगों के सामने हो। तभी फैंग जो को कॉल करके बताता है, सैंग सू के साथ डिनर पर गई है, इसलिए आपको वहां जाकर चेक करना चाहिए। जो कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैंग बताता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि लोग उन दोनों के बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर जो कॉल कट कर देता है, जिसके बाद मिंग जो से बोलता है, आपको फैंग की बात मान लेनी चाहिए, क्या पता सैंग किसी मुसीबत में हो। ये सुनकर जो कहता है, ठीक है, सैंग के पास चलो। उधर सू सैंग से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। सैंग बोलती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तब वो सू का दिया पानी पीने लगती है। सू कहता है, क्योंकि मुझे डायरेक्टर ली ने कहा है तुमसे दूर रहूं, इसलिए मुझे लगा शायद तुम्हारा कोई एक्स या बॉयफ्रेंड होगा। सैंग बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी सैंग को अजीब लगने लगता है और वो समझ जाती है, जरूर सू ने पानी में कुछ मिलाया है। इसलिए वो सैंग से कहती है, क्यों ना हम किसी पार्क में चलें जहां हम आराम से बात कर सकें, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। ये सुन के सू स्माइल करने लगता है और सैंग से कहता है, मुझे तुम्हारी इस साइड के बारे में तो पता ही नहीं था। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सैंग सू को बुरी तरह पीट रही होती है और कहती है, तुमने मुझे क्या समझा था कि मैं बेवकूफ हूँ। सू कहता है, लेकिन तुम पर ड्रग का असर क्यों नहीं हुआ। सैंग बोलती है, मैं एक डॉक्टर हूँ, इतनी आसानी से तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी, क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। ये सब बोलते हुए वो सू को बहुत पीटने लगती है। तभी जो मिंग के साथ वहां पहुंचता है और सैंग को देखकर शॉक्ड हो जाता है। मिंग जो से कहता है, मुझे नहीं लगता है कि सैंग को हमारी जरूरत है, वो तो खुद एक फाइटर है। ये देखकर जो स्माइल करने लगता है। फिर सैंग कार से बाहर निकलती है और सामने देखती है और जो को देखकर उसके एक्सप्रेशन ही गायब हो जाते हैं। फिर सैंग खुद को अच्छी तरह देखती है और बोलने लगती है, जो तो ड्यूटी पर था, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। फिर वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। तब जो जल्दी से उसके पास आकर उसे होल्ड कर लेता है और पूछता है, तुम ठीक हो ना। सैंग कहती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम मुझे संभाल लोगे। तब जो उसे गोद में उठाकर मिंग से कहता है, मैं सैंग को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ और तुम सू को ठिकाने लगा दो। अब देखते हैं कि जो सैंग के पाँव में पट्टी कर रहा होता है। सैंग बोलती है, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। जो बोलता है, तुम फिक्र मत करो, आर्मी ज्वाइन करने से पहले मैंने इसकी भी ट्रेनिंग की है। सैंग बोलती है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तभी मिंग सैंग को बताता है, जो की चोट अभी तक ठीक भी नहीं हुई है और ऊपर से उन्हें नई चोट लग गई है। ये सुनकर जो गुस्से से मिंग को देखने लगता है, जैसे वो उससे कह रहा हो कि तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत थी। वहीं सैंग तो ये सुनकर परेशान हो जाती है और जो से कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, दिखाओ मैं तुम्हें पट्टी कर देती हूँ। तब मिंग जो से कहता है, आपको चेकअप करवा लेना चाहिए। ये सुनकर जो कहता है, ठीक है, हॉस्पिटल चलो। अगले सीन में सैंग जो की चोट पर क्रीम लगाते हुए बोलती है, जब तुम्हारी चोट ठीक नहीं हुई थी तो तुम्हें नए मिशन पर नहीं जाना चाहिए था। जो बोलता है, तुम मुझे ब्लेम कर रही हो या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। सैंग कहती है, मैं तुम्हारे लिए कंसर्न कर रही हूँ। तभी वो जो की तरफ देखती है जो हंस रहा होता है। तो सैंग जानबूझकर उसकी चोट को हर्ट करती है और पूछती है, अब क्या लगा। जो बोलता है, मुझे दर्द हो रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। सैंग कहती है, जब तुम मजाक कर रहे थे तब दर्द नहीं हुआ। जो बोलता है, मैं सिर्फ तुमसे मजाक करता हूँ। ये सुनकर सैंग स्माइल करते हुए पूछती है, सिर्फ मुझसे क्यों, मेरे में ऐसा क्या है। जो बोलता है, क्योंकि तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो और अपनी हाई हील से बदमाशों को मारती हो। ये सुनकर सैंग स्माइल करने लगती है। फिर उसकी चोट पर पट्टी करती है, तब वो उसके बहुत क्लोज हो जाती है। इसके बाद जो सैंग को थैंक्स बोलता है, तो बदले में सैंग भी उसे थैंक्स बोलती है। जो बोलता है, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा अपने टांके कटाने सिर्फ तुम्हारे पास आऊंगा। ये सुनकर सैंग पूछती है, क्या सच में तुम मेरे पास आओगे। तब जो स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर सैंग उसे बाहर तक छोड़ने जाती है और उसे बाय बोलती है। तब वहां शिया आती है और सैंग को टीज करने लगती है। सैंग उसे बताती है, जो मुझे बिल्कुल हीरो की तरह लगता है, इसलिए मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ।
इसके बाद जो अपने सीनियर के पास जाता है और उनसे छुट्टी मांगता है। तब सीनियर उससे बोलते हैं, क्या यहाँ पर डॉक्टर और नर्स की कमी है जो तुम छुट्टी लेना चाहते हो? तब जो समझ नहीं पाता है कि वो इसके बदले में क्या बोले, तो सीनियर खुद उससे पूछते हैं, तुम कौन सा हॉस्पिटल जाना चाहते हो जहाँ सैंग काम करती है? तो जो बता देता है, हाँ मुझे वहीं अपने टांके कटाने हैं। जिस पर सीनियर उसे छुट्टी देने के लिए मान जाते हैं और उसे टीज करते हुए बोलते हैं, मुझे लगता है सैंग टांके काटने में अच्छी है, इसलिए तुम उसके पास जाना चाहते हो। जो भी हो, तुम वहां ऐसे ही नहीं जा सकते हो, उसके लिए तुम्हें वहां पर काम करना होगा। ये बोलकर वो जो को एक फाइल देते हैं और बताते हैं कि उस एरिया में कुछ गुंडे इल्लीगल चीजें छुपाए हुए हैं, पर वहां की पुलिस को कुछ मिला नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं तुम खुद वहां अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। तो जो ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब जो अपनी ग्रैंडमा के घर आता है, जहां सारे सर्वेंट्स उसका वेलकम करते हैं और उसे थैंक्स बोलते हैं। फिर जो अंदर आकर अपनी ग्रैंडमा से मिलता है, जो उससे गुस्सा होकर बैठी होती हैं। जो उनसे पूछता है कि आप मेरे आने से खुश नहीं हैं? ग्रैंडमा पूछती हैं, इस बार तुम कितने दिनों के लिए आए हो? क्योंकि तुम हमेशा यही करते हो, आते हो और बगैर बताए ही चले जाते हो। क्या तुम हमेशा अकेले ही रहना चाहते हो? और तुमने केडिया गार्डन में घर क्यों लिया है? क्या तुम अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो? ये सब सुनकर जो उन्हें समझाता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वहां इसलिए घर लिया है क्योंकि सैंग वहीं रहती है। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती हैं और उससे कहती हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फूड लाती हूँ, बताओ तुम क्या खाना चाहोगे? ये बोलकर ग्रैंडमा किचन में चली जाती हैं। उसके बाद देखते हैं सैंग ऑपरेशन रूम से बाहर आकर देखती है कि जो बेंच पर बैठा सो रहा होता है। तो सैंग उसके पास जाती है और उसे अपनी जैकेट ओढ़ाने लगती है। तभी जो उठ जाता है और उससे पूछता है, तुम्हारा काम खत्म हो गया? सैंग कहती है, हाँ अब मैं फ्री हूँ। तो जो उसे फूड खाने के लिए बाहर चलने को कहता है, जिस पर सैंग उससे पूछती है, तुम यहाँ कब से मेरा वेट कर रहे थे? क्या तुम थके नहीं हो? जो बताता है, जब से तुम ऑपरेशन करने गई थी तब से, और हाँ मैं जरा भी नहीं थका हूँ। सैंग कहती है, और मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मुझे अपना कंधा दोगे? ये बोलकर वो जो के कंधे पर सर रखती है और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैंग उठकर जो को देखने लगती है। तब जो भी उठ जाता है और उससे पूछता है, तुम मुझे कब तक देखोगी? सैंग बोलती है, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। जो कहता है, ठीक है चलो अब हम नाश्ता कर लेते हैं। तब सैंग खुद को देखते हुए बोलती है, मैं बाहर जाने के लिए सूटेबल नहीं हूँ। ये सुनकर जो कहता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें देख लिया है, क्या तुम किसी और को भी खुद को दिखाना चाहती हो जो तुम्हें फ्रेश होना है? सैंग बोलती है, ऐसी बात नहीं है, पर अगर मैं इस तरह बाहर गई तो सब मुझे देखकर सोचेंगे कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तब जो बोलता है, ऐसा है तो हम तुम्हारे घर चलते हैं, बाहर जो भी होगा मैं उससे कुछ बना लूंगा। ये सुनकर सैंग स्माइल करने लगती है। अब सैंग जो को अपने घर लाती है, जहाँ बहुत मेस फैला होता है। ये देखकर वो जल्दी जल्दी चीजें ठीक करने लगती है। तो जो बोलता है, अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तो सैंग स्माइल करते हुए बोलती है, ठीक है फिर मैं फूड बना लेती हूँ। जो बोलता है, तुम्हें ये भी करने की जरूरत नहीं है, आज फूड मैं खुद बनाऊंगा। ये बोलकर वो किचन में चला जाता है और एप्रन पहनने लगता है। तब सैंग उसकी मदद करती है और बोलती है कि वो और सोना चाहती है। चू कहता है, ठीक है फिर तुम जाकर सो जाओ, तब तक मैं कुकिंग कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद सैंग सोकर उठती है और बाहर आकर देखती है कि सारा हॉल साफ रहता है और डाइनिंग पर फूड रखा होता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तो जू कहता है, इससे पहले खाना ठंडा हो जाए, इसे जल्दी से खा लो। ये बोलकर वो भी डाइनिंग पर आ जाता है और सैंग को फूड सर्व करता है। सैंग बोलती है, ये सारे फूड तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर इतने टैलेंट है। जू बोलता है, पहले टेस्ट तो करो, हो सकता है खाना अच्छा ही ना हो और तुम्हारी तारीफ बेकार चली जाए। जिसके बाद सैंग फूड खाने लगती है और जू को बताती है, ये सच में बहुत टेस्टी है। ये सुनकर जू स्माइल करता है और कहता है, ठीक है फिर आज रात मेरे साथ डिनर पर चलो, मैं तुम्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाना चाहता हूँ। सैंग बोलती है, तुम्हें पहले मेरे शेड्यूल के बारे में पूछना चाहिए। जू कहता है, वो मैंने पहले ही हॉस्पिटल से पता कर लिया है कि आज तुमने ऑफ लिया है। इसके बाद जू कार के पास खड़ा होता है। तभी वहां सैंग तैयार होकर आती है, जिससे जू उसे देखने लग जाता है। फिर वो उसे कार में बैठाकर उसकी सीट बेल्ट लगाता है। तब दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद जू उसे एक प्लेस पर ले जाता है। तो सैंग पूछती है, क्या तुम इसी स्पेशल जगह की बात कर रहे थे? जू बताता है, ये मेरी ग्रैंडमा की फेवरेट जगह है, वो हमेशा यहाँ आया करती हैं। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ एक ओल्ड लेडी जू को देखकर खुश हो जाती है और उससे कहती है, तुम बहुत टाइम के बाद आए हो। तब जू उन्हें ग्रैंडमा बोलकर पुकारता है और बताता है कि अभी वो छुट्टी पर है। फिर ग्रैंडमा के पूछने पर जू उन्हें बताता है कि सैंग उसकी गर्लफ्रेंड नहीं फ्रेंड है। ये सुनकर ग्रैंडमा वहां से जाने लगती हैं। तब जू चुपके से उनकी जेब में एक एनवलप रख देता है और सैंग ये चीज देख लेती है। फिर सोफे पर बैठकर सैंग जू से पूछती है, उस एनवलप में पैसे थे ना? जू बोलता है, हाँ उसमें पैसे थे, असल में उनका ग्रैंडसन मेरा कॉमरेड था,
पर मिशन के दौरान वो शहीद हो गया। इसलिए मैं उन्हें इस तरह से पैसे देता हूँ ताकि उन्हें बुरा ना लगे, क्योंकि मैं जानता हूँ बिना फैमिली के सरवाइव करना मुश्किल है। ये सुनकर सैंग कहती है, तुम ठीक बोल रहे हो। मैं भी हॉस्पिटल में बहुत सारी फैमिलीज को देखती हूँ जो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं और भगवान के सामने रोने लगते हैं ताकि उनका पेशेंट ठीक हो जाए। ये सब बोलते हुए सैंग बहुत इमोशनल हो जाती है। तब जू उसे बताता है, मेरे पेरेंट्स की डेथ बहुत पहले ही हो गई। मुझे मेरी ग्रैंडमा नहीं पाला है और इसलिए मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ। तब सैंग भी उसे बताती है, मैं अपने पेरेंट्स और ग्रैंडमा को बहुत मिस करती हूँ क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है और मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। जू उसे सॉरी बोलता है और कहता है, क्यों ना तो मेरी ग्रैंडमा से मिल लो। सैंग बताती है, एक बार मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा की मदद की थी जब वो रोड पार कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने मुझे थैंक्स भी कहा था। वो सच में बहुत अच्छी हैं। ये जानकर जू सोचता है, ग्रैंडमा के साथ ये सब हो गया और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। फिर जू बोलता है, मैं तुम्हें अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ और मेरी ग्रैंडमा भी तुम्हें अपनी फैमिली बनाना चाहती हैं। ये सुनकर सैंग शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी जू को उसके सर्वेंट्स का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ग्रैंडमा को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो जू सैंग को बताता है कि अचानक से ग्रैंडमा को हार्ट अटैक आ गया है, इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये सुनकर सैंग डर जाती है और उससे कहती है, जल्दी चलो, हमें ग्रैंडमा के पास जाना है। अब देखते हैं कि संग और जॉ ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लेकर आते हैं और संग जॉ को सेटिस्फाई करवाती है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी और ग्रैंडमा को कुछ नहीं होगा। ये बोलकर वो ऑपरेशन रूम में चली जाती है और जॉ संग की बातों को सोचकर रिलैक्स रहने की कोशिश करता है। इसके बाद देखते हैं ग्रैंडमा अपने बेड पर बैठी होती हैं। तब संग उन्हें चेक करती है और बताती है, आपको एक छोटी सी सर्जरी करवाने की जरूरत है। ये सुनकर ग्रैंडमा डर जाती हैं और संग से जिद करने लगती हैं। वो ऐसे ही ठीक हैं, अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सर्जरी करवा सकें। तब फंग और जॉ ग्रैंडमा को समझाते हैं, इससे आपकी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी, इसलिए संग की बात मान लीजिए। ग्रैंडमा संग से बोलती हैं, मेरी बस यही विश है कि मैं अपने सामने जॉ और उसकी फैमिली को देख लूं, इसलिए क्या तुम जॉ से शादी करोगी? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और जॉ को मैंने खुद पाला है क्योंकि इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर जॉ ग्रैंडमा को चुप करवाने की कोशिश करता है और उनसे कहता है, आप इस तरह से संग को प्रेशर नहीं दे सकती हैं, ये उसका डिसीजन होना चाहिए। तब संग जॉ की तरफ देखती है और सोचती है, वो एक अच्छा पार्टनर बन सकता है, इसलिए वो ग्रैंडमा से बोलती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर ग्रैंडमा के साथ जॉ और फंग भी खुश हो जाते हैं। फिर ग्रैंडमा बोलती हैं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तुम दोनों आज ही मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले जाओ। ये सुनकर जॉ फिर से ग्रैंडमा को देखने लगता है और बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है? संग बोलती है, मुझे ग्रैंडमा की बात से कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलकर वो स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन में जॉ फंग के सामान ले जा रहा होता है। तभी फंग थक कर बैठ जाता है और उससे कहता है, तुम्हें यहाँ शिफ्ट होने की क्या जरूरत है? तुम आराम से घर पर रह सकते हो ना? जॉ बोलता है, अब मेरी शादी हो चुकी है। ये बोलकर वो उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है कि सन यहीं रहती है, इसलिए मुझे भी यहीं शिफ्ट करना होगा। अब जॉ और संग ग्रैंडमा को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाती हैं और संग से कहती हैं, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम्हारी शादी के लिए बहुत बड़ी पार्टी दूंगी। ये सुनकर संग हैप्पी हो जाती है और कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जॉ बोलता है, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं अपनी शादी के बारे में सबको बताना चाहता हूँ। फिर ग्रैंडमा संग को गिफ्ट में एक नेकलेस देती हैं, जिसे देखते ही संग बोलती है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। ग्रैंडमा बोलती हैं, एक्सपेंसिव वगैरह कुछ नहीं होता, इसे रख लो, मैं तुम्हें अपनी पोती समझती हूँ। ये सुनकर वो जॉ की तरफ देखती है तो जॉ उसे रखने का इशारा करता है, जिससे संग ग्रैंडमा को थैंक्स बोलती है। फिर ग्रैंडमा जॉ से बोलती हैं, अब तुम संग को ले जाओ, इसे रेस्ट करने की जरूरत है। तो जॉ संग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद संग जॉ को लेकर मॉल आती है, जहां वो बहुत सारे चिप्स लेती है। ये देखकर जॉ उससे पूछता है, तुम तो एक डॉक्टर हो ना, तो क्या तुम्हें नहीं पता है ये सब नहीं खाना चाहिए? संग बोलती है, ये सब मेरे मूड पर निर्भर करता है। ये सुनकर जॉ उसे बताता है, जब मैं छोटा था तो ग्रैंडमा मुझे ये सब खाने नहीं देती थी और मुझे बहुत डांट लगाती थी। ये जानकर संग उसे टीज करने लगती है और कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने बचपन में भी ये सब नहीं खाया है। जॉ बोलता है, अगर ग्रैंडमा ने ये अभी भी देख लिया तो उन्हें लगेगा ये सब मैंने ही लिया है और वो मुझे डांट लगाएंगी, इसलिए मैं उन्हें बता दूंगा कि ये चीजें तुम्हारी हैं। ये बोलकर जॉ स्मोक करने चला जाता है। तभी संग के पास हन आता है तो संग उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कह दिया ना कि तुम लिली के साथ आराम से रहो। हन बोलता है, मैंने भी तुम्हें सॉरी कहा और बताया कि वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, फिर भी तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? क्या तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है? ये सुनकर सांग उसे बताती है कि उसकी शादी हो गई है, पर हान इस बात पर यकीन नहीं करता है और कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, इसलिए अभी मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहां जो आता है और हान से कहता है, सांग मेरी वाइफ है,
इसलिए इससे इज्जत से बात करो। तब हान कहता है, तुम तो वही हो ना, उस दिन भी तुम मेरे और सांग के बीच आ गए थे, पर आज ऐसा नहीं होगा। ये सुनकर जो उसे गुस्से से देखता है, जिससे हान डर के मारे वहां से भाग जाता है। तब जो और सांग एक दूसरे को देखने लगते हैं। सांग बोलती है, फाइनली आज मुझे सिक्योरिटी शब्द का मतलब पता चल गया है। ये सुनकर वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सांग जो के साथ अपने घर आ रही होती है। तभी वहां सांग की पड़ोस वाली ग्रैंडमा आती हैं और उसे हेलो करती हैं। फिर वो सांग से जो के बारे में पूछती हैं, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सांग उन्हें बताती है कि जो उसका हस्बैंड है, उसने शादी कर ली है। ये सुनकर ग्रैंडमा बोलती हैं, मैं तुम्हें अपने ग्रैंडसन से मिलवाना चाहती थी, पर आजकल के बच्चे तो खुद ही शादी कर लेते हैं। ऐसे में मेरा बच्चा तो पीछे रह गया। ये सुनकर जो शॉक्ड हो जाता है। ये देखकर सांग उसे देखने लगती है और स्माइल करते हुए ग्रैंडमा को बाय बोलती है। फिर जो सांग से, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे लिए इतने कैंडिडेट थे। ये सुनकर सांग थोड़ा इतराने लगती है, जिससे जो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद सांग किचन आती है और सोचती है, मुझे भी जो की थोड़ी मदद कर देनी चाहिए। ये सोचकर वो जो से पूछती है, क्या मैं भी कुछ करूं? जो बोलता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ स्मोक बहुत ज्यादा है, तुम बाहर वेट करो। ये बोलकर वो उसे किचन से बाहर कर देता है। इसके बाद सांग सोफे पर बैठकर अपना फोन चेक करती है, जहां सिया का मैसेज आया हुआ होता है। क्या तुमने सच में शादी कर ली है या किसी ने तुम्हें फोर्स किया है? तब सांग जो की फोटो उसे भेजती है और बताती है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। थोड़ी देर बाद सांग और जो फूड खाने लगते हैं। तब सांग जो से रेस्टोरेंट के फूड से भी ज्यादा टेस्टी है। ये सुनकर जो स्माइल करता है और उसे बताता है, ये सब मुझे ग्रैंडमा ने सिखाया है, क्योंकि हमारे घर का एक नियम है, वहां सभी लड़कों को कुकिंग आनी ही चाहिए, तभी हम सब खुश रह सकते हैं। ये सुनकर सांग खुश हो जाती है और बोलती है, ग्रैंडमा मेरी फेवरेट होती जा रही हैं, उनकी सोच बहुत काम की है। फिर बातों ही बातों में जो उसे बताता है कि उसके घर का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो आज रात यहीं रुकना चाहता है, ताकि कल वो सांग के साथ ही ग्रैंडमा को देखने हॉस्पिटल जा सके। ये सुनकर सांग हेजिटेट करते हुए पूछती है, क्या तुम सच में यहाँ रुकना चाहते हो? फिर सांग उससे पूछती है, वैसे तुम वापस कब जा रहे हो? जो बताता है, मैं ग्रैंडमा के ठीक होते ही वापस चला जाऊंगा। ये सुनकर सांग अपसेट हो जाती है, तो जो बोलता है, कोई बात नहीं, तुम जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती हो और मैं भी तुमसे मिलने आता रहूंगा। सांग बोलती है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में हम एक दूसरे से दूर ही रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा काम ही ऐसा है। तब जो उसे एक एनवेलप देते हुए बोलता है, वैसे मैंने तुम्हारे लिए अपनी प्रॉपर्टीज के पेपर बनवाए हैं। पर उसके साथ ही वो उसे अपना मिलिट्री कार्ड देता है और बताता है, ये मेरा सैलरी कार्ड है, तुम जब चाहें इसे यूज कर सकती हो। सैंग बोलती है, ये सब तुम्हारे हैं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो बोलता है, तुमने भले ही ग्रैंडमा की बातों में आकर मुझसे शादी की है, पर मैं इसे हमेशा निभाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ, इसलिए इसे रख लो। ये सुनकर सैंग स्माइल करने लगती है। थोड़ी देर बाद सैंग रूम से बाहर आकर जो को बताती है, मैंने तुम्हारे लिए रूम रेडी कर दिया है, इसलिए तुम सो सकते हो। ये बोलकर वो जाने लगती है, तो जो उससे बाथरूम के बारे में पूछता है। सैंग कहती है, ये सामने ही बाथरूम है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। तब जो फिर से उससे पूछता है, टॉवल कहाँ है? सैंग अपने रूम से झांकते हुए बोलती है, वो तो बाथरूम के अंदर ही है। ये बोलकर वो उसे ही देखने लगती है और पूछती है, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तब जो बोलता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा। ये बोलकर वो बाथरूम चला जाता है और सैंग सोचने लगती है, उसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही थी? ये सोचकर वो और परेशान हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो ग्रैंडमा से मिलने जाता है, तब वो उन्हें बताता है, अभी आपकी तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई है, इसलिए आपको और रेस्ट करने की जरूरत है। तब तक वहां सैंग अपने डायरेक्टर ली और बाकी नर्स के साथ आती है। तब डायरेक्टर ली ग्रैंडमा को बोलते हैं, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है और आप हमारी वीआईपी पेशेंट है, इसलिए आपको हॉस्पिटल में ही रहना होगा। ये सुनकर ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती हैं और सैंग से कहती हैं, मैं हॉस्पिटल में रहकर थक गई हूँ, क्या मेरी तबीयत सच में बहुत खराब है? तब सैंग उन्हें सच बता देती है, आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं, इसलिए मैं आपके डिस्चार्ज होने की अरेंजमेंट करवाती हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा तो खुश हो जाती हैं और डायरेक्टर ली गुस्सा होकर बाहर चले जाते हैं, जिससे सैंग परेशान हो जाती है और डायरेक्टर ली के पीछे जाती है। तब डायरेक्टर ली सैंग पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम्हें पता है ना, वो पेशेंट वीआईपी है और उनका यहाँ रहना हमारे लिए कितना फायदेमंद है, फिर तुम्हें उन्हें सच बताने की क्या जरूरत थी? सैंग बोलती है, हम अपने फायदे के लिए किसी को जबरदस्ती नहीं रख सकते हैं, इसलिए आपको इन बातों को समझना होगा। ये बोलकर सैंग उन पर गुस्सा करने लगती है, जिससे डायरेक्टर ली वहां से चले जाते हैं। तभी जो वहां आता है और उनकी बात सुन लेता है। फिर वो सैंग के पास आता है तो वो उससे पूछती है, तुम यहाँ कब आए? जो बोलता है, अभी, क्या कोई प्रॉब्लम है? सैंग कहती है, नहीं, सब कुछ ठीक है। तभी वहां सैंग की कॉलीग रूई आती है और उससे जो के बारे में पूछती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है?
सैंग उसे सच नहीं बताती है और कहती है कि पेशेंट की फैमिली है, मैं इससे मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रही थी। ये सुनकर जो अपसेट हो जाता है। फिर जो सैंग को मैसेज करके फूड खाने के लिए कहता है। सैंग बोलती है तुम खुद ही चले जाओ क्योंकि मुझे कुछ काम है। दूसरी तरफ सैंग शिया के साथ उसकी डेट पर आती है, जहां शिया सैंग से कहती है जो कितना हैंडसम और चार्मिंग है, काश मेरी ब्लाइंड डेट भी तुम्हारी तरह निकले और वो भी इतना ही हैंडसम हो। ये सब बोलकर वो दोनों बहुत हंसने लगते हैं। तभी वहां एक लड़का आता है और उन्हें ज्वाइन करता है। उसे देखकर उन दोनों की हंसी गायब हो जाती है। फिर वो उन दोनों को देखकर सोचता है ये लोग सुंदर हैं, अगर एक सेट नहीं हुई तो मैं दूसरी पर ट्राई कर सकता हूँ। यह सोच के वो उन्हें अपना इंट्रो देता है और शिया से कहता है तुम मुझे अच्छी लग रही हो और लगता है तुम मेरे बच्चों और फैमिली को संभाल सकती हो। ये सुन के शिया कहती है मैं उस टाइप की जरा भी नहीं हूँ, मैं तो करियर ओरिएंटेड हूँ, इसलिए तुम्हारी रिक्वायरमेंट मुझसे पूरी नहीं होगी। ये बोल के वो सैंग के साथ जाने लगती है, पर वो लड़का शिया और सैंग को रोकता है और शिया से कहता है अगर तुम नहीं तो अपनी फ्रेंड से मुझे मिलवा दो। तब सैंग उसे बताती है मैं पहले से ही मैरिड हूँ, इसलिए बकवास मत करो। ये जानकर भी वो उनके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिससे सैंग और शिया डर जाती हैं। तभी वहां जू आता है और उस लड़के से कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इन लोगों को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। तब वो लड़का जू से डर जाता है और वहां से चला जाता है, जिसके बाद सैंग जू से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जू बताता है कि वो फूड के लिए यहाँ आता था और जाते हुए उसने सैंग को देखा तो यहाँ आ गया। तभी वहां फैंग आता है और जू से कहता है क्या तुम यहाँ भी हीरो बन गए, इस बार तो मुझे मौका मिलना चाहिए था ताकि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को बचा सकता और उस लड़के को मार मार कर यहाँ से भगा देता। ये सुनकर वो लोग स्माइल करने लगते हैं। फिर फैंग सैंग से पूछता है कि हम लोग भी आप लोगों को ज्वाइन कर लें। शिया कहती है हाँ क्यों नहीं। तब फैंग उन्हें बताता है कि आज जू और उसके मेंबर्स की गैदरिंग हो रही है, क्या तुम लोग हमें ज्वाइन करोगे। ये सुनकर शिया बोलती है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम लोगों से वहीं मिलते हैं। पर सैंग का एक्सप्रेशन ये नहीं कहता है कि वो सच में वहां जाना चाहती है। इसके बाद जू फैंग को समझाता है तुम्हें मेरे और सैंग के रिलेशनशिप को पब्लिकली नहीं करना चाहिए क्योंकि सैंग को ये पसंद नहीं है। फैंग बोलता है ठीक है मैं समझ गया हूँ। अब देखते हैं कि सैंग और शिया जू की गैदरिंग में आते हैं, जहां वो लोग चिट के जरिए ट्रूथ और डेयर वाली गेम खेलते हैं। उसमें सबसे पहले फैंग चिट निकालता है जिसमें वो डेयर चूज करता है और एक लड़के से कहता है मैं तुमसे पहली नजर वाला प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। उसके बाद जू की बारी आती है जिसमें उसे एक लड़की के बारे में तारीफ करने को कहा जाता है, तो वो सैंग की तारीफ करने लगता है। वो बहुत सुंदर और सुशील है और साथ ही उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट भी हैं। ये सब सुनकर सैंग बहुत खुश हो जाती है। अगली बारी सैंग की आती है जिसमें उसे अपने पास बैठे लड़के को किस करना होता है। तब सभी उन दोनों को किस करने के लिए चीयर अप करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आ जाते हैं। तभी सैंग अचानक से जू से दूर होती है और उन्हें बताती है कि वो वॉशरूम जाना चाहती है। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। उसके पीछे जू कहता है मैं स्मोक करके आता हूँ। ये बोलकर वो भी बाहर चला जाता है। अब सैंग वॉशरूम से बाहर आती है, तब वो देखती है कि जू वहीं खड़ा स्मोक कर रहा होता है। जो उसे देखते ही स्माइल कर देता है और सैंग को अपनी तरफ करके पूछता है क्या तुम हमारे रिलेशन को छुपाना चाहती हो। सैंग बोलती है ऐसी बात नहीं है। जू कहता है तुमने रूई को भी हमारे बारे में नहीं बताया और तुम शिया के साथ डेट पर भी गई थी, तो ये क्या है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ और अब तो हमारी शादी भी हो गई है। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है। फिर सैंग उससे दूर होकर कहती है लेकिन अभी तो सिर्फ अपना पेपर वर्क हुआ है, हमारे रिलेशन को बनने में टाइम लगेगा। ये सुनकर जू स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, हम इसे फिर से ट्राई करते हैं। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है, जिससे सैंग बहुत ब्लश करने लगती है। तभी वहां शिया उसे देखकर खुश होती है, तो सैंग उसे अंदर जाने का इशारा करने लगती है। नेक्स्ट डे जू और सैंग ग्रैंडमा को लेकर घर जाते हैं। सभी सर्वेंट्स उन्हें वेलकम करते हैं। ये देखकर सैंग कहती है इसकी क्या जरूरत थी। ग्रैंडमा बोलती हैं आखिर तुम पहली बार हमारे घर आई हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर से बोलती हैं आज मैं तुम लोगों के लिए फूड बनाऊंगी और तुम्हें अपना स्किल सिखाऊंगी। इतने टाइम से तुम मेरी केयर कर रही थी, इसलिए तुम थक गई होगी। ये बोलकर वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ एक सर्वेंट सैंग को बताती है कि ग्रैंडमा ने ये सारे गिफ्ट्स आपके लिए मंगवाए हैं। ये सुनकर सैंग एक नजर वहां पड़े गिफ्ट्स की तरफ डालती है, जो बहुत ज्यादा होते हैं। सैंग ग्रैंडमा से बोलती है आपने पहले ही मुझे इतना एक्सपेंसिव नेकलेस दिया है, अब ये सब गिफ्ट्स की क्या जरूरत है। ये सुनकर जो उसे बताता है कि ये सब ग्रैंडमा ने बहुत टाइम से जमा करके रखा है ताकि मेरी वाइफ को दे सके। फिर ग्रैंडमा बोलती हैं ये सब तुम्हारे लिए हैं, अब मैं इन सब चीजों का क्या ही करूंगी। ये बोलकर वो एक पेंडेंट निकालती हैं और सैंग को पहनाते हुए बताती हैं ये हमारा फैमिली पेंडेंट है जो आज से तुम्हारा होगा। फिर वो सैंग को एक नेकलेस देती हैं, जिसे देखकर सैंग उनसे कहती है मैं तो एक डॉक्टर हूँ,
इसलिए मेरी ड्रेस के साथ ये सब मैच नहीं करेगा, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो जॉ को देखती है और उसे ग्रैंडमा को समझाने को कहती है। जॉ कहता है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ, वरना ग्रैंडमा मुझे डांटने लगेंगी। फिर कहता है, ग्रैंडमा चाहती हैं तुम ये सब पहनकर शो ऑफ करो, इसलिए तुम इन चीजों को रख लो। फिर सैंग ग्रैंडमा को थैंक्स बोलती है और ग्रैंडमा उनसे कहती हैं, अब मैं आराम करने जा रही हूँ, तुम दोनों बातें करो। तब जाते हुए ग्रैंडमा एक सर्वेंट से कहती हैं, तू जाकर जॉ के रूम में नई बेडशीट रख दे, ताकि सैंग को सोने में कोई दिक्कत ना हो। ये सुनकर सैंग बोलती है, इसका मतलब हमें एक ही रूम में सोना होगा। अब देखते हैं कि जॉ चेयर पर बैठा होता है। तभी सैंग फ्रेश होकर आती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर जॉ सैंग से कहता है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। ये सुनकर सैंग सेटिस्फाई हो जाती है। तब जॉ कहता है, तुम्हें अपने बाल सुखा लेने चाहिए, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये सुनकर वो चेयर पर बैठ जाती है और ड्रायर उठाती है। तब जॉ उससे ड्रायर लेते हुए बोलता है, क्यों ना ये काम मैं करूं। ये बोलकर वो उसके बाल ड्राई करने लगता है। तब सैंग कहती है, क्यों ना हम दोनों बेड पर सो जाएं। ये सुनकर तो जॉ को यकीन ही नहीं होता, इसलिए वो फिर से सैंग से पूछता है, तुमने अभी क्या कहा। इस बार सैंग हेजिटेट करते हुए बोलती है, मैं सोच रही थी हम बेड पर ही सो जाते हैं। तब जॉ खुश हो जाता है और सैंग जल्दी से बेड पर चली जाती है और खुद को कोसने लगती है कि उसने ये बात क्यों बोल दी। फिर जॉ बेड पर आकर सोने लगता है तो सैंग उसकी तरफ देखकर पूछती है, क्या तुम सो गए। जॉ उसकी तरफ टर्न होता है और बोलता है, अभी नहीं, क्या तुम्हें नींद आ रही है। तब सैंग अपनी आंखें बंद कर लेती है तो जॉ पूछता है, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तुम नर्वस हो। सैंग बोलती है, नहीं भला मैं नर्वस क्यों होंगी। जॉ बोलता है, इसका मतलब सिर्फ मैं नर्वस हूँ। ये बोलकर वो सैंग को अपनी तरफ करता है और उसे हग करके सोने लगता है। फिर जॉ बोलता है, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई हो, इसलिए थैंक्स। सैंग कहती है, तुम्हें भी थैंक्स, क्योंकि तुमने मुझे घर और फैमिली दी है। तब सैंग थोड़ा डरने लगती है और पीछे हटने लगती है, पर जॉ उसे पकड़े रहता है और सो जाने को कहता है, जिससे सैंग स्माइल करते हुए सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैंग किचन में जाती है और देखती है कि जॉ कुकिंग कर रहा होता है। जॉ उससे कहता है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि नाश्ता भी तैयार है। तब सैंग उससे ग्रैंडमा के बारे में पूछती है। जो बताता है कि ग्रैंडमा एग्जीबिशन में गई हैं ताकि हमें अकेले में टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। ये सुनकर सैंग हंसने लगती है और जो की फोटो क्लिक करके शिया को भेजती है और उसे बताती है कि वो बहुत लकी है क्योंकि एक आदमी उसके लिए रोज कुकिंग करता है। शिया कहती है, तुम सच में बहुत लकी हो, और पूछती है, तुम तो जो के घर आ गई हो, तो क्या लास्ट नाइट तुम दोनों के बीच कुछ हुआ। सैंग बोलती है, ये सब बातें मत करो क्योंकि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, इसमें मेरा ही कसूर है क्योंकि मैं जो को क्लोज नहीं आने देती हूँ। तभी जो पीछे से आकर उसके मैसेज को देख लेता है और सैंग के क्लोज होकर कहता है कि हम आज रात फिर से ट्राई करें। ये सुनकर सैंग समझ जाती है कि जो ने उसके मैसेजेस देख लिए हैं, इसलिए वो जल्दी से बोलती है, शिया बस मजाक कर रही है। तब जो स्माइल करते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और फूड खाने को कहता है और सैंग शिया को मैसेज के जरिए बताती है, उसने मेरी चैट हिस्ट्री देख ली है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शिया कहती है, इसमें तुम्हारी गलती है, आखिर वो एक आदमी है और तुम कह रही हो तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ है, इसलिए उसे एक मौका तो दो। ये सुनकर सैंग अपना फोन बंद कर देती है और फेस बनाते हुए सूप पीने लगती है। ये देखकर जो हंसने लगता है तो सैंग उसे देखकर सोचती है, ये हंस रहा है, इसका मतलब है जो मुझसे गुस्सा नहीं है। फिर जो टिश्यू लेकर उसके फेस को साफ करता है जो बहुत रोमांटिक होता है। तभी सैंग के फोन पर हैन का मैसेज आता है जो उसे बता रहा होता है, मैं तुम्हारे घर के नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी से मुझसे मिलने आओ। ये मैसेज देखकर वो अपसेट हो जाती है तो जो से पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम है। सैंग बताती है कि हैन मेरे घर के नीचे है और मुझे मिलने के लिए बुला रहा है, या यूं कहूं तो वो अभी भी मुझे परेशान कर रहा है। जो बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा। ये बोलकर वो फैन को मैसेज करता है और कहता है कि मैं हैन को दोबारा सैंग के आसपास भी नहीं देखना चाहता हूँ। अब देखते हैं कि जो सैंग को उसके घर छोड़ने आता है, जहाँ सैंग उससे कहती है, अब तुम वापस चले जाओ। जो कहता है, तुम भी हद करती हो, मैं तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आया हूँ और तुम मुझे दरवाजे से ही भगा रही हो, तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे अंदर बुलाकर पानी के लिए पूछना चाहिए। सैंग कहती है, क्या तुम खुद को फ्री करना चाहते हो। तब जो धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगता है और बोलता है, हमें अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, तभी हम एक दूसरे के क्लोज आ पाएंगे। ये बोलकर वो उसे किस करने के लिए आगे होता है तो सैंग भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तब जो स्माइल करता है और बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है तो सैंग उससे कहती है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। इसके बाद जो हॉस्पिटल में सैंग का वेट करने लगता है। तभी वहां एक लड़की आती है और उससे वी चैट में ऐड होने का पूछती है। जो बताता है कि मैं मैरिड हूँ, इसलिए तुम जाओ। वो लड़की कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम मैरिड होते तो तुम्हारी फिंगर में रिंग होती। तब जो अपनी फिंगर देखता है और उसे रियलाइज होता है कि ये लड़की सही कह रही है, उसने अब तक अपनी वेडिंग रिंग नहीं पहनी है।
तभी वहां सैंग आती है और दूर से उसे देखने लगती है, जिसे देख जो उस लड़की से कहता है, मेरी वाइफ आ गई है। ये बोल के वो सैंग के पास जाता है। तब सैंग उससे गुस्से में बात करने लगती है और बोलती है, क्या तुम उसे अपनी वेडिंग चैट आईडी नहीं दे रहे थे? जो बताता है कि वो मुझसे सिर्फ पूछ रही थी और मैंने उसे बता दिया कि मैं मैरिड हूं। पर सैंग फिर भी जलने लगती है, जिससे जू उससे पूछता है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? ऐसा है तो चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर ले जाता हूँ। ये बोल के वो उसे मॉल लेके आता है और एक ज्वेलरी शॉप पर रिंग लेने को कहता है। तब सैंग बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, क्या तुम हमारे लिए रिंग लेने आए हो? जू बोलता है, अब हमें वेडिंग रिंग पहन लेनी चाहिए ताकि किसी को ये बताना ना पड़े कि हम मैरिड हैं। सैंग बोलती है, लेकिन मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं क्या करूंगी? तभी जू को एक कॉल आता है तो वो उसे अटेंड करने के लिए बाहर जाता है, जहां उसकी मुलाकात याओ से होती है, जो उसकी एक टाइम पे फ्रेंड थी। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें देखते हैं कि फैंग बेड पर बेहोश पड़ा होता है और जो याओ पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुमने फैंग का फायदा उठाया, तुमने उसके साथ क्या किया है? याओ कहती है, मैंने उसे कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हें लाइक करती हूँ और हमेशा से तुम्हें पाना चाहती थी, इसलिए मैंने फैंग की मदद की ताकि तुम्हारे क्लोज आ सकूं, इसलिए मुझे माफ कर दो। ये सुनकर जू कहता है, मैंने तुम्हारी अब्रॉड की टिकट बुक कर दी है, अब तुम यहाँ और नहीं रह सकती। फ्लैशबैक एंड होते ही जू याओ पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? याओ बोलती है, मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की थी पर मैं क्या करूं, मैं अभी भी तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर जू बोलता है, अगर हमारे ग्रैंडपा कॉमरेड ना होते तो मैं कभी भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए अब यहाँ से चली जाओ और फिर कभी मेरे सामने मत आना। ये बोलकर जू अंदर जाता है। दूसरी तरफ स्टोर की स्टाफ सैंग को एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है, क्या तुम उन लोगों में हो जो सिर्फ एक्सपेंसिव चीजों को देखने आते हैं क्योंकि उनके पास उसे अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते? ये सुनकर सैंग गुस्से में बोलती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सिर्फ इसलिए कि तुम इन चीजों के स्टाफ हो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बहुत रिच हो। तभी वहां जू आता है और उस स्टाफ से कहता है, तुम्हें किसने कहा मैं इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता? क्या तुम जानती भी हो मैं कौन हूं? तब वहां स्टोर के मैनेजर आते हैं और जू को प्रेसिडेंट कहकर बुलाते हैं और उस स्टाफ को बताते हैं कि यहाँ के प्रेसिडेंट यही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे बदतमीजी करने की? फिर जू उन्हें सैंग के बारे में बताता है कि वो उसकी वाइफ है। फिर सैंग स्माइल करते हुए जू को देखती है और बोलती है, क्या तुम यहाँ के प्रेसिडेंट हो? जू बताता है कि ये प्रॉपर्टी फैंग की है और उसकी तरफ से तुम्हें जो चाहिए तुम गिफ्ट समझ के ले सकती हो। ये सुनकर सैंग खुश हो जाती है। फिर जू उससे कहता है, मैं जानता हूं कि तुम बहुत काइंड हो, पर कभी कभी लोगों को उनकी औकात दिखानी पड़ती है, इसलिए तुम ऐसे लोगों से डील करना सीख लो। और वैसे भी अब तुम मेरे साथ हो और मैं किसी को भी तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा। ये सुनकर सैंग स्माइल करने लगती है और कहती है, अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करते रहे तो मैं एक बुरी इंसान बन जाऊंगी। फिर जू उसे अपनी तरफ करके कहता है, अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे तुम बस मुझे बता देना, फिर मैं उसे सबक सिखा दूंगा। वहीं याओ उन दोनों को साथ देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जू के साथ मेरी जगह है, किसी और की नहीं, इसलिए उसे मेरे रास्ते से हटना होगा। नेक्स्ट डे सैंग जू से मैसेज में बात करते हुए जाने लगती है। तभी वो अपनी पड़ोस की आंट जियांग को रोते हुए देखती है और उनके पास जाकर पूछती है, आप रो क्यों रही हैं? तब आंट जियांग बताती हैं कि डायरेक्टर ली ने कहा है, मेरे लिवर में ट्यूमर हो गया है और मुझे जल्दी से ऑपरेशन करवाने की जरूरत है, लेकिन मेरे पास तो उतने पैसे ही नहीं है। ये सुनकर सांग परेशान हो जाती है और जल्दी से उनकी रिपोर्ट देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि उन्हें मामूली बीमारी है जिसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे और वो समझ जाती है कि ये सब डायरेक्टर ली ने जानबूझकर किया है ताकि उन्हें पैसे मिल सकें। फिर सांग रिपोर्ट लेकर डायरेक्टर ली के पास जाती है और उनसे कहती है, आपने आन जियांग को झूठ क्यों कहा है? क्या आप क्रिमिनल बनना चाहते हैं? ये सुनकर डायरेक्टर ली गुस्से में कहते हैं, तुम खुद को समझती क्या हो? इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर मैं हूं, इसलिए तुम्हें मेरे मसले में पड़ने की जरूरत नहीं है। तब सांग सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और डायरेक्टर ली को धमकी देती है कि अगर आपने उन लोगों के एक्स्ट्रा पैसे वापस नहीं किए तो मैं ये रिकॉर्डिंग सबको सुना दूंगी, जिससे डायरेक्टर ली डर जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं, ठीक है, मैं 3 दिनों के अंदर सबके पैसे वापस कर दूंगा। ये सुनकर सांग वहां से बाहर निकल जाती है और डायरेक्टर ली सांग के खिलाफ प्लानिंग करने लगते हैं। अगले दिन एक पेशेंट की मॉम सांग के पास आती हैं और उस पर गुस्सा करने लगती हैं, जिससे वहां भीड़ जमा हो जाती है। तो सांग पूछती है, ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या कोई बात हुई है? लेडी बोलती है, तुमने मेरे बेटे को कौन सी दवाई दी है जिससे उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है? क्या तुम्हें दवाई देना और इलाज करना नहीं आता है? सांग बोलती है, मैंने उसे कोई गलत दवाई नहीं दी थी। फिर वहां डायरेक्टर ली आते हैं तो सांग उन्हें भी यही बताती है कि उसने पेशेंट के साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन वो लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और डायरेक्टर ली भी सांग से बोलते हैं, ये मैटर बहुत सीरियस हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ और अब तुम वापस तभी आ सकती हो जब तक तुम्हारी मेडिसिन की इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। सांग बोलती है,
आप लोगों को जो करना है कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने किसी को भी गलत दवाई नहीं दी है। फिर देखते हैं कि सांग के कैबिन के पास डायरेक्टर ली के बारे में पोस्टर लगे होते हैं जिसमें उनके क्राइम के सबूत होते हैं। ये देखकर हॉस्पिटल में लोग गॉसिप करने लगते हैं। तब वहां गार्ड्स आते हैं और उस पोस्टर को निकाल देते हैं। दूसरी तरफ सांग ड्रिंक करते हुए टीवी देख रही होती है और बहुत एंजॉय करती है। तब रूही उसे कॉल करती है और बताती है कि तुम्हें पता है डायरेक्टर ली को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है। ये सुनकर सांग बोलती है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि ये काम मैंने ही किया है। ये सुनकर रूही शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, तुमने तो सच में कमाल कर दिया है, पर मैंने सुना है तुम रिजाइन करने वाली हो, क्या ये सच है? सांग बताती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। फिर सांग कॉल कट कर देती है। इधर जू फांग से कहता है, मुझे फिर से चोट लग गई है, पर सांग को मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। वो बहुत टाइम से मुझे रिप्लाई तक नहीं कर रही है। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसके साथ कुछ हुआ है? फांग बोलता है, आपको जाकर सांग को देखना चाहिए, हो सकता है वो आपसे अपसेट हो क्योंकि आप हर बार जल्दी चले जाते हैं। अब जो सांग के घर आता है और देखता है कि वो ड्रंक होकर सोई हुई होती है। ये देखकर वो उसकी तबीयत चेक करने लगता है। तब चाबी वाला जो से कहता है, तुम्हें अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए। तब जो सैंग को अपने क्लोज करने लगता है, जिससे सैंग उससे दूर होती है और बोलती है, क्या तुम मुझे परेशान करने आए हो? फिर जो उसे बेडरूम में ले जाता है जहाँ सैंग उसके क्लोज आकर बताती है कि वो जो को बहुत लाइक करती है। ये सुनकर जो उससे पूछता है, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? सैंग बोलती है, तुम में तो सारी चीजें अच्छी हैं, इसलिए मुझे तुम्हारा फेस वगैरह सब अच्छा लगता है। ये सुनकर जो स्माइल करने लगता है। फिर सैंग उसके और क्लोज आती है तो जो बोलता है, मेरे साथ खेलना बंद करो। सैंग बोलती है, मैं तो ऐसे ही करूंगी। ये बोलकर वो उसे किस करने के लिए आगे होती है, तभी वो बेहोश हो जाती है। तो जो उसे स्माइल करते हुए देखने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैंग जो को अपने साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो बताता है कि कल मैंने तुम्हें बहुत आवाजें दी और डोर भी नॉक किया, पर तुमने नहीं खोला, इसलिए मैं खुद ही अंदर आ गया। ये सुनकर सैंग पूछती है, क्या तुमने मेरा डोर तोड़ दिया? जो बोलता है, नहीं, मैंने चाबी वाले से डोर खुलवा लिया। क्या तुम्हें याद नहीं, कल तुम बहुत ड्रंक थी, या फिर तुम्हें याद दिलाने में मैं तुम्हारी मदद करूं? ये सुनकर सैंग परेशान हो जाती है और बोलती है, इसकी जरूरत नहीं है। फिर जो बोलता है, तो क्या अब तुम मेरी जिम्मेवारी लोगी, क्योंकि कल रात तुमने ही मुझे अपने बेड पर लाया। तब सैंग डरकर वहां से भाग जाती है। फिर सैंग हॉल में आती है जहां वो ढेर सारा सामान देखती है तो जो बताता है, कल तुमने दरवाजा नहीं खोला था जिससे मैं डर गया, इसलिए मैं अपना सामान यहीं ले आया। ये सुनकर सैंग सोफे पर बैठ जाती है और उसे सॉरी बोलती है। फिर जो उसे बताता है कि असल में मैं आज वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर सैंग अपसेट हो जाती है और बोलती है, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी तो तुम आई थे। जो बोलता है, तुम ही तो ये चाहती थी कि मैं चला जाऊं। सैंग बोलती है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। ये बोलकर वो अपसेट हो जाती है। तब जो उसके क्लोज आकर हक करता है और सॉरी बोलता है। तब सैंग उसे किस करके दूर होती है तो जो उसे और किस करते हुए बेडरूम में ले जाता है और पूछता है, क्या तुम तैयार हो? सैंग बोलती है, मैं तैयार हूं, पर तुम्हें मेरे साथ मूवी देखने जाना होगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। इसके बाद सैंग जो के साथ एक टॉय शॉप पर जाती है जहां बलून वाला गेम खेलकर टॉय ले सकते हैं। तो सैंग जो को बताती है, मैं ये गेम कभी नहीं जीत पाती हूँ, इसलिए तुम प्लीज ये गेम मेरे लिए जीत लो। तब जो वो गेम खेलने लगता है जिसमें सैंग उसे हनी बोलकर चीयर अप करने लगती है। ये सुनकर जो स्माइल करता है और उसे टीज करते हुए पूछता है, तुमने अभी मुझे क्या कहा, जरा फिर से बोलना। तो सैंग उसे हनी हनी बोलने लगती है, जिसके बाद जो एक एक करके सारे टॉयज जीत लेता है। ये देखकर शॉपकीपर का दिमाग खराब हो जाता है। फिर सैंग वहां से सिर्फ 2 टॉयज लेती है और उनका नाम लिटिल जो और लिटिल सैंग रखती है। ये सुनकर जो कहता है, ये गलत है, तुम इन लोगों का नाम मेरे नाम पर कैसे रख सकती हो? तभी जो के मोबाइल पर एक कॉल आता है जिसे देखकर वो दोनों अपसेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सैंग अकेले मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खाती है और मूवी एंजॉय करती है। फिर मूवी एंड होने के बाद सब वहां से चले जाते हैं और सैंग अपसेट होकर अपना मोबाइल निकालती है और जो को मैसेज करने लगती है। फिर वॉइस मैसेजेस करके बताती है कि उसने मूवी को अच्छे से एंजॉय किया और जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें पूरी मूवी एक्सप्लेन करूंगी, या फिर हम दोनों साथ मूवी देखने आएंगे। ये सब बताकर सैंग भी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सीनियर जो की मैरिज सर्टिफिकेट देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें अच्छा नहीं किया क्या, तुम वहां शादी करने गए थे? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी शादी से हमें कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जो बोलता है, ये मैंने प्लान करके नहीं किया है, ये तो एक इंसिडेंट था। फिर सीनियर उस पर और गुस्सा करते हुए बोलते हैं, मुझसे झूठ बोलना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें एक नए मिशन पर जाना है और वहां सबको बचाना है, इसलिए याद रहे, एक भी इंसान को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर जू सीनियर के ऑर्डर को मान लेता है
वहीं मिंग और दूसरा सोल्जर ये सारी बातें सुन लेते हैं और आपस में गॉसिप करने लगते हैं। दूसरी तरफ सैंग पार्क में बैठी ब्रेड खाने लगती है। तभी जू उसे कॉल करके कहता है, तुम ब्रेड खाना कब बंद करोगी? ये सुनकर सैंग शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है, क्या तुमने मुझ पर कैमरास लगाए हुए हैं जो तुम्हें सब पता चल जाता है? तब जू कहता है, आखिर तुम लंच करने गई हो, इसका मतलब तुम वही खा रही होगी। पर मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ब्रेड खाना बंद करो, क्योंकि इससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो सकती है। इसलिए मैंने ग्रैंडमा को बोल दिया है, वो तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी डिशेस बना देंगी, तो तुम दोनों साथ मिलकर वो खा लेना। ये सब सुनकर सैंग पूछती है, क्या तुम्हें मेरे वेट कम होने का डर हो रहा है? जू बोलता है, नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो। फिर सैंग बोलती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तुम वापस आओगे तो मैं ऐसी ही रहूंगी, और तुम भी मुझसे वादा करो कि जब तुम वापस आओगे तो मेरे साथ मूवी देखने जाओगे। तब जू अपसेट होकर उसे बताता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। सैंग भी इमोशनल हो जाती है और बोलती है, तुम जल्दी वापस आना, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जू बोलता है, ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ये बोलकर वो कॉल रख देती है। तब दोनों एक दूसरे को याद करने लगते हैं। इसके बाद सैंग अपने कैबिन में होती है। तभी याओ आती है और सैंग से पूछती है, क्या तुम फ्री हो? सैंग पूछती है, क्या तुम्हें अपना चेकअप करवाना है या तुम बीमार हो? तब याओ उसके सामने फोटोज रखते हुए बोलती है, तुम्हें पता है अगर मैं ये फोटोज जू को दिखा दूं तो तुम्हारा क्या होगा? तब सैंग उन फोटोज को देखकर बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वो उसकी चाइल्डहुड की फोटोज होती हैं, जिसमें उसके साथ अंकल चियान होते हैं और उसे फोर्स कर रहे होते हैं। पर किसी तरह सैंग खुद को संभालते हुए बोलती है, तुम हो कौन? और मैं जानती हूँ ये फोटोज तुम्हें कहाँ से मिले हैं, इसलिए मुझे डराने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये मेरे बचपन की फोटोज हैं, जब मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था। और रही बात जू की, तो तुम चाहे किसी को भी बता दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और मुझे जू पर पूरा यकीन है, वो मेरा भरोसा जरूर करेगा। ये सब सुनकर याओ बोलती है, तुम जानती भी हो जू का कितना बड़ा नाम है, अगर ये फोटोज बाहर आ गईं तो उसकी कितनी इंसल्ट होगी, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, जू से दूर हो जाओ, क्योंकि हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं और वो मुझसे ही शादी करेगा। ये कहकर याओ वहां से चली जाती है, जिसके बाद सैंग उन फोटोज की तरफ देखकर बहुत डिप्रेस्ड होने लगती है। फिर सैंग अपने घर जा रही होती है। तभी वहां अंकल चियान आते हैं और उससे बोलते हैं, तुम बहुत साल तक मुझसे छुप गई, पर अब और नहीं। उन्हें देखकर सैंग डर जाती है। फिर फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें देखते हैं कि अंकल चियान सैंग की मॉम की बॉडी को पकड़े रो रहे होते हैं और बोलते हैं, तुम्हें इस कार में आने की क्या जरूरत थी? मैं तो सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड को मारना चाहता था ताकि तुम मेरी हो सको, इसलिए उठ जाओ। ये सब बोलते हुए वो रोने लगते हैं। फिर वो कार के अंदर देखते हैं, जहां सैंग बहुत छोटी होती है और वो रो रही होती है। ये देखकर अंकल क्यान हंसते हुए बोलते हैं, अब मैं तुम्हारी बेटी को अपनी तरफ करूंगा, क्योंकि तुम्हारी जगह अब वो लाइफ में रहेगी। मैं अपने सारे शौक अब उससे पूरे करूंगा। तब हमें पता चलता है कि अंकल क्यान सांग की मॉम को लाइक करते थे और उन्हें पाना भी चाहते थे, जिसके चक्कर में उन्होंने सांग के पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवा दिया। पर तब वो ये नहीं जानते थे कि उस कार में सांग के डैड के साथ उसकी मॉम भी है, जिसके बाद उनकी नजर सांग पर चली गई। फ्लैशबैक एंड होते होते अंकल क्यान बोलते हैं, तुमने क्या सोचा, मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा और तुम मुझसे बच जाओगे? पर तुमने गलत सोचा। अब मुझे तुम्हारा पता मिल गया है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ, ताकि हम दोनों साथ रह सकें। उनकी बातें सुनकर सांग बहुत ज्यादा डरने लगती है। फिर अंकल क्यान जाने लगते हैं तो सांग गुस्से में पूछती है कि आपने मेरे पेरेंट्स को मारा था? अंकल क्यान बोलते हैं, तो क्या अब तक तुम्हें इतना भी पता नहीं चला कि उनकी मौत किसने करवाई थी? तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, पर मुझसे भाग नहीं सकती हो, क्योंकि इससे सारी बदनामी तुम्हारी होगी। ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं और सांग बहुत ज्यादा परेशान होकर रोड पर बैठ जाती है और रोने लगती है। फिर वो जो के बारे में सोचती है कि उसे कॉल करूं या ये सब बताऊं या नहीं। फिर वो ग्रैंडमा को कॉल करती है और उनसे तबीयत का पूछती है, जिससे ग्रैंडमा उसकी आवाज सुनकर पूछती है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सांग खुद पर कंट्रोल करते हुए बोलती है, मैं आपके घर आना चाहती हूँ, क्या मैं आ जाऊं? ग्रैंडमा बोलती हैं, इसमें पूछने की कोई बात नहीं है, ये घर तुम्हारा ही है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो, मैं तुम्हारे लिए फूड बना देती हूँ। ये सुनकर सांग कॉल कट कर देती है और बहुत रोने लगती है। फिर देखते हैं कि सांग ग्रैंडमा के साथ बैठी सूप पी रही होती है और एल्बम में जो और फांग की बचपन की फोटोज देखती है। तब वो उनकी फोटोज को देखकर एंजॉय करने लगती है और ग्रैंडमा भी उसे बताने लगती हैं कि ये फोटोज कहाँ और कब के हैं। तभी सांग के मोबाइल पर एक न्यूज आती है, जिसे देखकर सांग बहुत शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथ से सूप भी गिर जाता है, क्योंकि उस न्यूज में सोल्जर्स की खबर होती है कि वो लोग मिशन के टाइम पर घायल हो गए हैं और कुछ की डेथ भी हो गई है। तब ग्रैंडमा सांग से पूछती हैं, तुमने अचानक से ऐसा क्या देख लिया?
तब सांग उनसे झूठ बोलती है कि हॉस्पिटल का मैसेज था क्योंकि हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया है, इसलिए उसे वहां जाना होगा। ग्रैंडमा बोलती हैं, लेकिन अभी तो बहुत रात है, भला इतनी रात को पेशेंट कौन लाया है? सांग कहती है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ रेस्ट कीजिए, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ये बोलकर सांग वहां से जाने लगती है और सर्वेंट से कहती है कि ग्रैंडमा को टीवी देखने मत दीजिएगा और ना उन्हें उनका फोन यूज करने को कहिएगा। इसके बाद सांग फांग के साथ मिलिट्री बेस जाने लगती है और बार बार जो को कॉल्स करती है और माइक्रोफोन से उससे रिप्लाई मांगने लगती है, पर ना तो जो उसकी कॉल का जवाब देता है और ना माइक्रोफोन में कुछ रिप्लाई आता है, जिससे सांग बहुत डरने लगती है। तब फांग उसे हौसला देता है कि आप डरिए मत, जो को कुछ नहीं होगा, वो ठीक होगा। अब वो लोग मिलिट्री बेस पहुंच जाते हैं और जो को आवाज देने लगते हैं। तब सांग बहुत रोने लगती है और बोलती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, और तुमने मुझसे मूवी देखने का भी प्रॉमिस किया था, फिर तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? प्लीज वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर फांग उससे कहता है, आप डरिए मत, जो बहुत लकी है, मुझे यकीन है कि वो ठीक होगा। तभी माइक्रोफोन में एक आवाज आती है, रोना बंद करो। ये सुनकर सांग और फांग पीछे देखते हैं जहां जो उनकी तरफ आ रहा होता है। तब सांग दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उसे हक करके रोने लगती है, फिर कहती है, आज तुमने मेरी जान ही निकाल ली थी। फिर फांग पूछता है, जब आप ठीक ठाक थे तो हमें रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे? जो बताता है कि उसका सामान कहीं और रख दिया गया था, इसलिए वो उन्हें ढूंढ रहा था, क्योंकि माइक्रोफोन भी उसमें ही था। फिर जो बताता है, हमारा एक सोल्जर मिसिंग हो गया है। तो फांग पूछता है, क्या सच में? वो कौन है? जो बताता है कि वो मिंग है, जो मिल नहीं रहा है। ये सुनकर सांग डर जाती है और मिंग का नाम लेकर बेहोश हो जाती है। फिर फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें सांग के पास अंकल चेन आते हैं और उसे टच करने की कोशिश करते हैं और सांग उन्हें अपने नन्हे हाथों से दूर करने की कोशिश करती है। फ्लैशबैक एंड होते ही सांग होश में आती है और देखती है कि जो उसके पास ही बैठा होता है। फिर वो मिंग के बारे में पूछती है कि उसका कुछ पता चला या नहीं। जो बताता है, हमने उसे ढूंढ लिया है और वो खतरे से बाहर है। ये जानकर सांग रिलैक्स हो जाती है और जो उसे कहती है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। आई तो मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने थी, मगर फिर मैं ही बेहोश हो गई, जिस वजह से तुम्हें मेरी केयर करनी पड़ रही है। जो बोलता है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है, पर सांग बहुत शांत बैठी होती है और उसे खुद से दूर कर देती है। तो जो उससे पूछता है, क्या तुम्हें फिर से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? सांग बोलती है, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है और मैं जानती हूँ ये जगह वैसी नहीं है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए इन बातों को समझती हूँ। फिर वो अपने बालों को बांधते हुए उससे कहती है, मुझे यहाँ घुटन लग रही है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? अब वो दोनों बाहर आते हैं जहाँ सांग जो से कहती है, जब मैं छोटी थी और मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो लोग मुझे मनहूस बोला करते थे और फिर मेरी ग्रैंडमा भी मुझे छोड़कर चली गई, जिस कारण मैं हमेशा अकेली रह गई और मुझे भी लगने लगा कि मैं सच में मनहूस हूँ। ये सुनकर जो उसके क्लोज आता है और उसे टच करता है। तब सांग कहती है, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो लोग मुझसे अलग हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी कुछ हो। ये सब बोलकर वो जो की तरफ देखती है और कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये सुनकर जो शॉक्ड हो जाता है और उससे बोलता है, तुम ये क्या कह रही हो? सांग कहती है, मैं हमेशा से अपने लिए एक ऐसा पार्टनर चाहती थी जो मेरे साथ रहे, और हमारा काम ऐसा है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। ये सुनकर जो पूछता है, तो क्या मैं अपनी जॉब छोड़ दूं? सांग बोलती है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, पर तुम मेरे आइडियल हस्बैंड नहीं हो जो हमेशा मेरे साथ रह सके, इसलिए हमें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। इन बातों को बोलते हुए सांग बहुत इमोशनल हो जाती है। तब जो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर तुमने ऐसा सोचा है तो हम ऐसा ही करते हैं, पर अगर तुम्हें कभी हमारी जरूरत हो तो बिना सोचे कभी भी कॉल कर सकती हो। ये सुनकर सांग वहां से चली जाती है। दरअसल सांग ऐसा करना नहीं चाहती है, पर उसे ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि उसे लगता है अगर वो जो से अलग नहीं होगी तो अंकल चियन उसकी फोटोज को वायरल कर देंगे, जिससे जो का करियर खराब हो जाएगा। इसलिए वो ऐसा करके जो को प्रोटेक्ट करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में सांग बेड पर बैठी रो रही होती है। तभी वहां ग्रैंडमा आती हैं और सांग से बोलती हैं, जो ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें कैसा हस्बैंड चाहिए, पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर कहती हैं, मैं चाहती हूँ तुम ही जू की वाइफ बनी रहो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है और तुम्हें बहुत लाइक भी करता है, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। ये बोल के वो सैंग को सूप देती हैं और बोलती हैं, इसे जरूर पी लेना, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है। ये बोल के ग्रैंडमा वहां से चली जाती हैं और सैंग बहुत रोने लगती है। इसके बाद सैंग की सीनियर उसे बताती है कि कुछ सोल्जर्स को मेडिकल टीम की जरूरत है, क्योंकि वो लोग एक मिशन में फंसे हुए हैं।
और वहां कई सोल्जर्स घायल हो गए हैं। सैंग कहती है, सॉरी मगर मैं वहां नहीं जाना चाहती हूँ, आप चाहें तो मेरी शिफ्ट चेंज कर दीजिए। तो सीनियर बोलती है, ठीक है फिर तुम्हारी जैसी मर्जी। लेकिन फिर सैंग वहां जाने के लिए मान जाती है। अब सैंग अपनी कॉलीग्स के साथ सोल्जर्स की हेल्प करने आई है और उन्हें ट्रीटमेंट देने लगती है। तभी वो वहां जू से टकराती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर जू उसे बताता है कि बाहर बहुत जख्मी लोग हैं, इसलिए वो उनकी मदद करने जा रहा है। ये सुनकर सैंग उससे कहती है, तुम उनकी मदद करने में लगे रहना, पर अपनी भी केयर करना। जू बोलता है, तुम भी यहाँ अपनी केयर करना। ये बोल के वो चला जाता है और सैंग भी पेशेंट की केयर करने लगती है, पर तब तक वो मर जाता है, जिससे सैंग डिप्रेस्ड हो जाती है। तब रूई उसे समझाती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो मर चुका है, तुमने अपनी पूरी कोशिश की। पर सैंग रोते हुए बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जू सैंग के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हारी कॉलीग ने सब बता दिया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुमने अपना बेस्ट किया। तब सैंग रोते हुए उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी आंखों के सामने अंकल चियन ने उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट कर दिया था और उसे यही बताया गया कि ये एक नेचुरल एक्सीडेंट था, जिसे उसने आसानी से मान भी लिया। फिर अंकल चियन ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। तब जू ये सब सुनकर कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस मामले को खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा और तुम्हारे पेरेंट्स के कातिल को सजा दिलाऊंगा। और एक बात, तुम मनहूस नहीं हो। मैंने उस दिन तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम बहुत परेशान थी, पर मुझे लगता है आज तुम्हें ये सब बोल देना चाहिए। जब से तुम मुझसे दूर हुई हो, मैं तुम्हें और ज्यादा मिस करने लगा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर सैंग वहां से जाने लगती है तो जू उसे रोककर बोलता है, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? अगर तुम चाहो तो मुझे डिवोर्स दे देना, पर एक बार मेरे साथ रहकर देखो। इसके बाद सैंग टेंट आती है जहां वो एक एनवेलप देखती है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। तो सैंग उस एनवेलप को खोलकर उसमें से एक चीज निकालती है जिसमें जू की वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। तो वो उसे सुनने लगती है, जिसमें जू अपने दिल की बात को रिकॉर्ड करता है और सैंग के लिए अपने लव को कन्फेस करता है। यह सुनकर सैंग बहुत इमोशनल हो जाती है और जल्दी से जू को आवाज देते हुए बाहर जाती है, जहां मिंग उसे बताता है कि जू तो चला गया है। यह सुनकर सैंग परेशान हो जाती है। तभी वहां जू आता है, जिसे देखकर मिंग डर से भाग जाता है। फिर जू सैंग के पास आने लगता है तो वो कहती है, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये बोल के वो बोलना शुरू करती है कि हो सकता है ये बात मैं तुम्हें कल ना बोल पाऊं, पर यह सच है कि मैं अपने पास्ट को याद करके हमेशा परेशान रहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। फिर चाहे मुझे कितना भी वेट करना पड़े, मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। ये बोलते हुए वो जू के पास जाती है और उसे किस कर लेती है, जिससे जू भी हैप्पी हो जाता है और उसे हग करके कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं खुद को ठीक रखूंगा और तुम्हारे पास वापस आऊंगा। ये बोलकर वो उसे किस करता है और दोनों हैप्पी हो जाते हैं। अगले सीन में फांग जू को कॉल करता है और बताता है कि सांग ठीक नहीं है, उसके अंकल चियान ने उन्हें बहुत परेशान किया है और उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी उन्होंने ही करवाया था, जिसके बाद वो सांग को अपने साथ ले गए थे। ये सुनकर जू बोलता है, ठीक है, तुम अंकल चियां पर नजर रखो और उनकी सारी रिपोर्ट मुझे बताओ। फिर फांग उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें अंकल चियां सांग को डरा रहे होते हैं। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। इधर अंकल चियां की असिस्टेंट उन्हें बताती है कि अचानक से दूसरी कंपनी ने हमारे साथ डील करने से मना कर दिया है। ये जानकर वो बहुत गुस्सा करने लगते हैं और याओ से पूछते हैं, क्या ये तुमने किया है? क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ काम करने से मना कर दिया था। याओ बोलती है कि आप सच में सांग के बारे में नहीं जानते हैं कि उसकी शादी हो चुकी है और जू, जो कि एक रिचेस्ट सोल्जर है, उसका हस्बैंड है। आपको पहले सांग के बारे में पता कर लेना चाहिए था। ये जानकर अंकल चियां बोलते हैं, मैं उसे अपनी साइड करना चाहता था। याओ बोलती है, अब इसका एक ही रास्ता है, आप उसे पूरी तरह बर्बाद कर दीजिए, तभी वो आपके पास वापस आ सकती है, वरना उसे भूल जाइए। दूसरी तरफ जू और सांग ग्रैंडमा से मिलने आते हैं। तब वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, तुम लोगों के आने में बहुत देर कर दी। फिर सांग बहुत खुश होकर उन्हें बताती है, अब मैं और जू साथ हैं, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। ये जानकर ग्रैंडमा और हैप्पी हो जाती हैं। ग्रैंडमा सांग से बोलती हैं, तुम्हारा वेट कम हो गया है, इसलिए अब तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए। ये बोलकर वो जू को फूड बनाने बोलती हैं। तो सांग कहती है, जू भी बहुत हार्ड वर्क करता है, इसलिए मैं इसे काम करने नहीं बोल सकती हूँ। तभी वहां फांग उनके लिए सूप लेकर आता है और बताता है, इसे ग्रैंडमा ने आप लोगों के लिए बनाया है। तो वो दोनों ग्रैंडमा को थैंक्स बोलकर सूप पीने लगते हैं और हंसी मजाक करते हैं। तभी एक सर्वेंट आकर उन्हें बताती है कि बाहर याओ आई है। ये सुनकर फांग सांग को बताता है कि आप याओ से दूर रहिएगा क्योंकि वो बहुत चालाक है, उसने मुझे ड्रग दिया था और जू को पाना चाहती थी। फिर वहां याओ आती है और उनसे कहती है कि मैं यहाँ आप लोगों को मेरे ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए इनवाइट करने आई हूँ। फांग कहता है, कहीं इसके पीछे तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है? ग्रैंडमा बोलती हैं, हाँ, वो तुम्हारे लिए ही यहाँ आई है ना। फांग चिढ़ते हुए कहता है, आप ये क्या बोल रही हैं?
याओ को मुझ पर क्रश था, मुझे नहीं। फिर याओ उन्हें आने का बोलकर जाने लगती है। तब जू उसे धमकी देता है, अगर तुमने मेरी फैमिली को कुछ भी किया तो याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट डे जू पूरी फैमिली के साथ याओ के ग्रैंडपा के बर्थडे पर जाता है, जहां सांग को देखकर सभी गॉसिप करने लगते हैं कि पता नहीं ये किस फैमिली से है और इसने किस तरह जू से शादी की है। ये सुनकर सांग जू के साथ साइड चली जाती है, जहां जू उसकी तारीफ करता है और फिर गेस्ट के साथ बात करने के लिए वापस साइड आ जाता है। उसके बाद याओ के ग्रैंडपा वहां आकर सबको थैंक्स बोलते हैं कि आप लोग मेरे बर्थडे पर आए। जिसके बाद याओ पियानो प्ले करने लगती है। ये देखकर सांग सोचती है, जब याओ चुप रहती है तो बहुत अच्छी लगती है, पर पता नहीं इसका दिमाग गलत कामों में क्यों लगा रहता है। फिर याओ सांग के पास आती है और उससे कहती है, मुझे लगता है तुम्हें भी पियानो प्ले करना चाहिए, क्योंकि तुम जू की वाइफ हो तो तुम्हें इतना तो आना ही चाहिए। ये सुनकर सांग पियानो के पास जाती है और याओ के ग्रैंडपा को विश करके पियानो प्ले करने लगती है, जिसे सुनकर सभी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। वहीं जू खुश हो जाता है। तभी वहां अंकल चियां आते हैं और सैंग से बोलते हैं, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ, अब मेरे साथ वापस चलो। उन्हें देखकर सैंग डरने लगती है तो अंकल चियां उसके पास आने लगते हैं। तब फैंग और जो उनके सामने आ जाते हैं। जो कहता है, अब सैंग मेरी वाइफ है और उसके पास फैमिली भी है, तो आप यहाँ से चले जाइए, उसे आपकी कोई जरूरत नहीं है। पर वो सैंग को डराने लगते हैं कि अगर मैंने वो फोटो सामने ला दिए तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर सैंग याओ को थप्पड़ मारती है और कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुमने ही इस जैसे घटिया इंसान को अंदर आने दिया। तब याओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तब जो याओ के ग्रैंडपा को उसकी सारी हरकतों के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर ग्रैंडपा याओ पर बहुत गुस्सा करते हैं और बोलते हैं, क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया था, अब यहाँ से चली जाओ। ये बोलकर वो उसे अंदर भेज देते हैं। फिर अंकल चियां सैंग को डराने लगते हैं, जिससे फैंग उन्हें धक्का मारता है और धमकी देता है, अब सैंग अकेली नहीं है, उनकी पूरी फैमिली उनके साथ है, इसलिए आप दोबारा यहाँ आने की गलती मत करना, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। तब वो डर से वहां से भाग जाते हैं, जिससे सैंग हैप्पी हो जाती है और उन लोगों को थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट डे जो बुके लेकर सैंग का वेट कर रहा होता है। तब सैंग अपने कैबिन से निकलकर उसके पास जाने लगती है। तब रूही कहती है, जो बहुत हैंडसम है, उसे देखकर तुम्हें अच्छा लगता होगा ना, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें जो जैसा हस्बैंड मिला है। ये सुनकर सैंग हैप्पी होती है और बोलती है, इसमें कोई शक नहीं। फिर सैंग जो के पास जाती है और पूछती है, क्या तुम खुद को एक मॉडल समझते हो जो हर रोज नए कपड़े पहनकर यहाँ आ जाते हो और सारे लोग तुम्हें ही देखना चाहते हैं। जो कहता है, आखिर मैं मैरिड हूँ और मुझे अपनी ड्यूटी से कुछ दिन की ही छुट्टी मिलती है, तो मैं अपनी वाइफ से मिलने क्यों ना आऊं। ये सुनकर सैंग उसे किस करती है तो जो स्माइल करता है और बोलता है, अब तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश होंगे, क्यों ना हम अपनी शादी के बाद उनसे मिलने चले। फिर कहता है, आज मैं तुम्हें हमारी वेडिंग ड्रेस दिखाने ले जाऊंगा। ये सुनकर सैंग सोचती है, फाइनली अंकल चियां की डेथ हो गई। फिर वो अपने पेरेंट्स को याद करते हुए बोलती है, आप लोग मुझे देख रहे हैं ना, मैं जो के साथ बहुत खुश हूँ। इसके बाद वो लोग वेडिंग ड्रेस लेने आते हैं, जहाँ उनके साथ फैंग भी आता है। फिर शॉपकीपर जो को एक नई ड्रेस का कैटलॉग दिखाती है और बोलती है, ये सैंग पर अच्छा लगेगा। तो सैंग उस ड्रेस को ट्राई करने चली जाती है। तब फैंग जो से पूछता है, क्या आप सिस्टर इन लॉ को देखने के लिए नर्वस हो रहे हैं? फिक्र मत कीजिए, मैं आपके इस खास मोमेंट को रिकॉर्ड कर दूंगा। जिसके बाद सैंग ड्रेस में रेडी होकर सामने आती है। तब जो उसे देखता ही रह जाता है और उसके क्लोज जाकर उसकी तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर सैंग उसे किस करती है। तब फैंग कहता है, कम से कम आप लोग ये तो देख लीजिए कि मैं अभी सिंगल ही हूँ। ये सुनकर वो दोनों स्माइल करते हैं और सैंग फैंग से कहती है, क्या तुम सिया को लाइक करते हो? मैं उसे यहाँ बुला दूं, क्योंकि उसे भी अपने लिए एक सोल्जर चाहिए। ये सुनकर फैंग कहता है, लेकिन मैं तो एक सोल्जर नहीं हूँ। तभी जो के मोबाइल पर एक कॉल आता है, जिसे देखकर सैंग अपसेट हो जाती है। अब जो सैंग के साथ बाहर आता है, जहाँ सिया भी उनसे मिलने आती है। इतने में मिंग जीप लेकर आ जाता है और जो को आने के लिए बोलता है। तब सैंग उसे देखकर जाने का इशारा करती है। जो जीप तक पहुंचकर उससे कहता है, मेरा वेट करना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। सैंग बोलती है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी और तुम्हारे आने के बाद हम शादी भी कर लेंगे। फिर जो वहां से चला जाता है। तब सैंग सोचने लगती है, इससे अच्छी फीलिंग्स और कुछ नहीं हो सकती कि हम दोनों एक दूसरे का वेट करते रहें। इससे अच्छा प्यार हमारे बीच में और किस तरह से हो सकता था। ये सोचकर वो स्माइल करने लगती है और इसके साथ ही इस प्यारे से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।